1890s तक आते आते बाइसन्स की जो पूरी की पूरी मतलब हंटिंग करके उनको लगभग एक्सटिंक्ट कर दिया गया। यूएसए जो हमें पहले दिखता था अब वो वैसा नहीं, अब जैसा दिखता है वैसा दिखने लग गया, यानी प्रेजेंट डे यूएसए जैसा था लगभग वैसा ही दिखने लग गया। यूएसए अब इतना पावरफुल हो गया कि अब उसने दूसरी जगहों पर अपनी कॉलोनी सेटअप करना शुरू कर दिया, जैसे हवाई और फिलीपींस। और अब वो भी इम्पीरियलिज्म की जो एक कड़ी है उसमें भाग लेने लग गया, यानी इम्पीरियल पावर बन गया। अब इसके बाद आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो अगर आप देखोगे तो यूएसए वॉज वन ऑफ द earliest democracy in the world and one of the earliest constitution was also maintained USA। तो क्या था कि जो लोग सेटलर्स थे, यानी कि बाहर से आ करके यूएसए में रह रहे थे, उन्होंने कुछ समय बाद ऑटोनॉमी की मांग करी। जैसे कनाडा में ऑटोनॉमी की मांग की गई, वैसे ही यूएसए में भी मांग की गई कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। उन्होंने फ़ाइट करी और फिर उसके बाद उनकी जो आइडेंटिटी यूएसए वो उन्हें मिल गई फ्रॉम मोनार्क एंड एरिस्टोक्रेट्स। ठीक है, जो मोनार्क और एरिस्टोक्रेट थे उस समय के, उनके अगेंस्ट लड़ने के बाद यूएसए को अपनी ऑटोनॉमी मिल गई। ये भी ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिविजुअल्स को राइट टू प्रॉपर्टी दिया, उसके अलावा सिटीजनशिप भी दिया। ठीक है, उसके अलावा जो डेमोक्रेटिक राइट थे, राइट टू वोट, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये सब उन्हें मिला। वोट किसको कर सकते थे, तो रिप्रेजेंटेटिव्स टू कांग्रेस और प्रेसिडेंट को। राइट टू प्रॉपर्टी मिल गया जिससे वो खरीद बेच सकते थे, लेकिन ये सिर्फ वाइट मैन को मिला और बाकी जो ऑलरेडी वहाँ के नेटिव्स थे उन्हें नहीं मिला। डैनियल पॉल नाम के एक कैनेडियन नेटिव थे जिन्होंने कि पॉइंट आउट किया कि 2000 में थॉमस पेन नाम के एक पर्सन ने, जो कि चैम्पियन रह चुके थे डेमोक्रेसी के, जिन्होंने वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस और फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में बहुत बढ़िया काम किया डेमोक्रेसी को लेकर के। उन्होंने ये कहा कि जो इंडियंस, अब यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये इंडियंस का मतलब है जो कि नेटिव्स हैं। ठीक है, इंडिजिनस लोगों को इंडियंस कहा गया। तो ये जो इंडियंस हैं ये मतलब इन्होंने सबसे पहले जो सोसाइटी है ना इनकी, उसने सबसे पहले डेमोक्रेसी का मॉडल चलाया था। यानी कि बहुत पहले, जब हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, तब से ही इनका ये डेमोक्रेटिक सिस्टम चला रहा है। कहीं ना कहीं उन्हीं से हमने इंस्पिरेशन ली। इन्होंने ही, नेटिव अमेरिकन ने ही सीड बोए, मतलब बीज बोए किसकी, लॉन्ग मूवमेंट टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जिन लोगों को ये लोग कहते थे कि जो मतलब बिल्कुल भी लिटरेट नहीं है, जो बिल्कुल भी खुली सोच वाले या अच्छी सोच वाले नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कि सेटलर्स ने उन्हें क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये लोग तो बिल्कुल ही अनसिविलाइज्ड हैं। उन्हीं लोगों के अंदर सबसे पहले डेमोक्रेसी की भावना थी। अब विंड ऑफ चेंज देखेंगे तो विंड ऑफ चेंज कैसे आता है, बस इतना याद रखना है कि एक लुइस मैरी नाम की एक पर्सन थी जो कि सोशल साइंटिस्ट थी। उन्होंने एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने ये लिखा, उस सर्वे का नाम था प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियन यानी कि इंडिजिनस लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अंदर उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि वो कितनी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। कुछ साल पहले ही यूएसए, जिसको मतलब इकोनॉमिक एक्सपेंशन के कारण बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हुआ, ठीक है, उसमें ही इतने टेरिबली पुअर लोग रहते हैं जिनकी हेल्थ, एजुकेशन सब कुछ बहुत ख़राब है। facilities for natives in reservations. White American felt sympathy for the natives who were being discouraged for the full exercise of their culture and simultaneously denied the benefit of citizenship. इन लोगों को जो इंडिजिनस थे उनको सिटीजनशिप नहीं दी जा रही थी, तो वाइट अमेरिकन जो वहाँ पे रह रहे थे उन्हें उनके ऊपर दया आई। इस सर्वे के बाद उन्होंने ये कहा कि उन लोगों को भी अपने राइट्स मिलने चाहिए कि वो अपने कल्चर को एक्सरसाइज कर सके, और साथ ही साथ सिटीज़न की एक जैसे हमें राइट्स मिल रहे सिटीज़न के, उनको भी मिलने चाहिए। इसलिए एक लैंडमार्क लॉ आया यूएसए का जो था इंडियन रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1934। याद रखना ये इंडियन रिकॉग्नाइजेशन एक्ट है, रिकॉग्निशन नहीं। रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1934 जो आया उसने रिजर्वेशन और जो जिसमें भी जहाँ पे भी वो रह रहे थे ना इंडिजिनस पीपल, जिसे रिजर्वेशन कहा जाता है, वहाँ पर उन्हें राइट टू बाय लैंड दिया कि वहाँ पर वो कोई भी लैंड खरीद सकते हैं, वो लोन्स ले सकते हैं। 1950s और 60s में यूएसए और कनाडा के गवर्नमेंट ने अपने अपने एंड पर ये सोचा कि क्यों ना नेटिव्स को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उन्हें भी यूरोपियन कल्चर के साथ मतलब ज्वाइन करवाया जाए। लेकिन जो नेटिव्स थे वो नहीं चाहते थे कि वो अपने आइसोलेशन को तोड़े।
So, in 1954, in the Declaration of Indian Rights prepared by them, a number of native people accepted citizenship of any and their traditions would not be interfered with. यानी उन्होंने ये मांग रखी कि हम मेन स्ट्रीम में आएंगे, आप जो कह रहे हैं जैसे हम राइट्स को एक्सेप्ट करेंगे जो आप हमें दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप हमें रिजर्वेशन से नहीं हटाएंगे और हम जब चाहे अपने हिसाब से अपने घरों में अपनी जगहों पर रहेंगे और आप हमारे कल्चर के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। सेम ही कनाडा में भी हुआ। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि नॉट रिकॉग्नाइज abolition's right, the natives in the well-organized opposition moved felt a series of demonstration and debate। मतलब कि 1982 में जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एक्सेप्टेड एग्जिस्टिंग abolitional एंड ट्रीटी साइंड ऑफ द नेटिव्स। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो आया है 1982 में, उसके बाद इन लोगों को राइट सारे मिल गए। मेनी डील्स रिमेन टू बी वर्कड आउट। टुडे इट इज़ क्लियर दैट नेटिव पीपल ऑफ बोथ countries through reduced so much in number from what they had been in 18th century has been able to exert their right on their own culture and particularly in Canada to their sacred lands in a way their ancestor could not have done in 1880s। आज के समय में हम जानते हैं कि कितने कम नंबर में ये लोग रह गए हैं और कैसे ये लोग अपना जीवन जी रहे हैं। यूँ तो पेपर पे ना काफ़ी कुछ मिला है, बट डिस्क्रिमिनेशन स्टिल रिटेन्स। यहाँ पे तो सिर्फ नेटिव्स की बात बताई गई है, जो अफ्रीकन्स जिन्हें लाया गया था शिप्स के द्वारा, उनके साथ कितना बुरा होता है आज भी, इसके बारे में हम सभी अवगत हैं, बताने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया की स्टोरी के ऊपर। अगर अब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ऑस्ट्रेलियंस थे उन्हें एबोरिजिन्स कहा जाता था, यानी कि वो लोग जो कि वहाँ के रहने वाले मूल निवासी हैं, तो वहाँ के नेटिव्स को एबोरिजिन्स कहा जाता था। ओके तो जब एज इन अमेरिका ह्यूमन इनहेबिटेंस इन ऑस्ट्रेलिया हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री, तो एबोरिजिन्स या फिर जो इनहेबिटेंट्स थे, जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे मूल निवासी, वो बहुत समय पहले नहीं, करीब 40,000 साल पहले पॉसिबली मतलब दे केम फ्रॉम न्यू जेनुआ विच वॉज कनेक्टेड टू ऑस्ट्रेलिया बाय अ लैंड ब्रिज। मतलब न्यू जेनुआ और ऑस्ट्रेलिया मतलब बेसिकली कुछ लैंड के ब्रिजेस के थ्रू, मतलब एक तरह से स्ट्रेट्स के थ्रू कनेक्टेड था। तो जब वो लैंड्स थे तब वो लोग वहाँ से माइग्रेट करके ऑस्ट्रेलिया आ गए और वो यहाँ के नेटिव बन गए। ये जो नेटिव थे इनका जो मानना था ये था कि हम कहीं से आए नहीं, हम हमेशा से यहीं के थे। तो मतलब वो उनका ये प्यार है अपने कंट्री के प्रति, अपने एरिया के प्रति, कि वो ये मानते कि हम कहीं और से नहीं, हम यहीं से ओरिजिनेट हुए हैं। उसके बाद क्या है कि जब यूरोपियंस आए तो वो ये समझने लगे, मगर उन्हें समझ नहीं आता था ये लोग क्या बताते हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में। लेट 18th सेंचुरी में 350 to 750 नेटिव कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी रहती थी। उनकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस हुआ करती थी। तो आज के समय में भी यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है कि लगभग 200 लैंग्वेजेस आज के समय में भी बोली जाती है। तो यू कैन थिंक अबाउट द डाइवर्सिटी। कॉन्टिनेंट था, बहुत बड़ा नहीं था, बट उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। इंडिजिनस पीपल वहाँ पर रहते थे और साथ ही में नॉर्थ का एक पार्ट था जो कि ऑस्ट्रेलिया को तो नहीं था, जिसे आप टॉरेस स्ट्रेट आइलैंड्स कह सकते हैं। टॉरेस नाम था उसका, टॉरेस स्ट्रेट, वो एक स्ट्रेट था और उसके जो आइलैंड पे रहने वाले जो लोग थे उन्हें आइलैंडर्स कहा जाता था। ये लोग ऑस्ट्रेलिया के पार्ट तो नहीं थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के आसपास के पड़ोसी थे, इसलिए जो जुल्म इन पे ढाए गए ऑस्ट्रेलियंस पर वो इन पे भी ढाए गए। द टर्म एबोरिजिन इज़ नॉट यूज फॉर दीज एज दे वर बिलीव्ड टू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम एल्सवेयर एंड बिलोंग टू डिफरेंट रेस। तो इनके लिए एबोरिजिन वर्ड यूज़ नहीं किया गया। ओके ये टुगेदर 2.4% ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन बनाते थे। ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड थी और जो टाउन थे वो जो कोस्टल टाउन्स थे ना, वहीं पर ब्रिटिशर्स सबसे पहले आए और वहीं पर अपना सेंटर सेटअप किया, जो कि एरिड डेजर्ट भी थे। तो मतलब ऑब्वियसली जहाँ पर भी क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं जो यूरोपियंस जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ का डेवलपमेंट पहले होगा, वहाँ पर अपना सेंटर बना लेते थे। तो पहले वो लोग बाउंड्रीज़ पर आए और बाउंड्रीज़ को उन्होंने क्या किया, मतलब सेंटर बना लिया। अब ये देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप। यू कैन सी
एवरीथिंग। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ न्यूजीलैंड है ना। उसके बाद क्या हुआ, द स्टोरी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूरोपियंस एंड सेटलर। क्या स्टोरी रही कि ऑस्ट्रेलिया जो था वो कई पॉइंट्स में सिमिलर, उसकी जो कहानी थी वो अमेरिकन से सिमिलर थी। 300 साल पहले, मतलब 300 साल बाद, थ्रू इट बिगैन नियरली 300 ईयर्स लेटर। मतलब कि आप कह सकते हो कि अमेरिकन की स्टोरी से 300 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की स्टोरी शुरू हुई। तो हुआ क्या कि इनिशियली जो कैप्टन कुक थे, जो कि यूरोपियंस की तरफ से ढूंढ रहे थे किसी जगह को, और उन्होंने क्या ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर कर लिया। तो जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया उनके क्रू ने उनके साथ, तो फिर वो लोग इंथुसियास्टिक हो गए, उनसे फ्रेंडली नेचर में उन्होंने बात करी और वो अपने शिप को वापस भेज रहे थे ब्रिटेन, ताकि वो बता सके कि उन्हें एक बड़ा सा आइलैंड मिला है बिल्कुल धरती के एकदम निचले कोने में। ठीक है, जब वो वापस जा रहे थे तो कैप्टन कुक को किसी ने मार दिया, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं, हवाई में मारे गए थे। लेकिन फिर भी मतलब जो ब्रिटिशर्स थे या जो ये लोग थे, इनको एक मौका मिल गया जो इंडिजिनस लोग हैं उनको कॉलोनाइज़ करने का। ये उन्होंने बोला कि हम गुस्सा हैं आपसे क्योंकि आपने हमारे आए हुए लोगों को, हमारे आए हुए लोग को मार दिया, एक बहुत बड़े पर्सन को मार दिया जिसने आपको डिस्कवर किया। तो फिर उसके बाद इन्होंने इनको कॉलोनाइज़ करना शुरू कर दिया। इसमें स्टोरी थोड़ी सी ब्रीफ में बताई गई है क्योंकि हमें पता ही है कि क्या क्या किया करते थे ब्रिटिशर्स, और स्टोरी दोनों की सेम ही थी नॉर्थ अमेरिका की तरह। यहाँ पर क्या था कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि ये लोग ना मतलब ऐसे ऐसे कंबल दे दिया करते थे जिनके अंदर जर्म्स हुआ करते थे, और या फिर ये लोग जर्म्स लाते थे जिसके एक्सपोजर के कारण कई लोग मर जाते थे। ठीक है, लॉस ऑफ देयर लैंड एंड रिसोर्सेज, जिस कारण बैटल भी नहीं होती थी और आसानी से लोग मर भी जाते थे। ये दी मतलब एक तरीके से बायोलॉजिकल बैटल आप कह सकते हो। कि एक्सपेरिमेंट किया गया कि ब्राज़ील और पोर्टुगीज़ के कॉन्विक्ट्स जो थे, यानी कि जो भी वहाँ पर कोई खून खराबा मार धाड़ करके जेल में गए हुए लोग थे, उनको ये लोग पकड़ते थे और उनको जब उनकी सज़ा पूरी हो जाती थी तो उन्हें वापस कह देते थे कि तुम जाओ और ऑस्ट्रेलिया में रहो। सेम ये लोग अमेरिका में भी करते थे, ये कहते थे कि तुम ऑस्ट्रेलिया में रहो और बस एक शर्त पे तुम्हें छोड़ा जाएगा वहाँ पर कि तुम वापस कभी ब्रिटेन नहीं आओगे। तो इसका मतलब ये है कि अपने यहाँ की कूड़ा कचरा दूसरे के घर में डालने वाली बात हो गई कि अपने यहाँ पर जो लोग बुरे हैं उनको नई जीवन जीने का एक और मौका दे रहे हैं लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके। लेकिन ये लोग सुधरे हुए लोग तो थे नहीं, ये लोग जेल के टर्म को एंड करने के बाद ही फ्रीली यहाँ पर रहते और कई लोगों को मार देते थे। ठीक है, from their own they felt no hesitation about ejecting natives from land they took over for cultivation। इनको कोई दुख नहीं था कि ये जो लोग यहाँ पर रहने वाले हैं उन्हीं को हटा करके उन्हीं की जगह पर रह रहे हैं, उनको उसका कोई भी मलाल नहीं था। इसके बाद अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते हो तो कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में हो गया था। हमने जैसा देखा कि वो वर्ल्ड की बहुत बड़ी पावर बन गई लास्ट में जाके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वास्ट शीप फार्म्स जो थे, माइनिंग स्टेशन जो थे वो इस्टेब्लिश किए गए बड़े लंबे समय तक। और जो लेबर्स थे ना वो वेनयार्ड यानी कि जहाँ पर ग्रेप्स वगैरह उगाए जाते हैं, वीट फार्मिंग, इन चीज़ों में रहे जिससे कि उनकी कंट्री प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 1911 में इसका नाम, इसकी कैपिटल का नाम सजेस्ट किया गया वूल वीट गोल्ड। मतलब वूल वीट गोल्ड आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे गोल्ड मिल रहा है, वीट और वूल कुछ 2-3 स्टेबल नामों से इनका नाम रखा गया। लेकिन फिर बाद में इसे कैनबेरिया कर दिया गया, कैम्बेरिया। ओके, और आज के समय में इसे कैनबेरिया कहा जाता है। ठीक है, इसकी कैपिटल है कैम्बेरिया का मतलब होता है मीटिंग प्लेस। इसके बाद क्या हुआ कि कई सारे नेटिव्स जो थे उन्हें एम्प्लॉय किया गया फार्म्स में इन कंडीशन के ऊपर कि वो लोग मतलब काम करेंगे और उन्हें मतलब थोड़ा सा स्लेव से थोड़ा कम ही प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन स्लेव की तरह ही बहुत काम कराया जाता था। कुछ समय बाद जो चाइनीज़ इमिग्रेंट्स थे यानी कि चाइना के जो लोग थे वो धीरे धीरे करके ऑस्ट्रेलिया में आने लग गए चीप लेबर की तरह। सेम इन्होंने अमेरिका में भी किया था। चाइनीज़ आ रहे थे वहाँ पर जब आयरन की ज़रूरत पड़ी, आयरन इंडस्ट्री की और रेलवे की, तो तब चाइनीज़ आए। तो यहाँ पर भी चाइनीज़ आए। यहाँ पर ये लोग डर गए कि जैसे पिछली बार चाइनीज़ आए और फिर हम नहीं चाहते कि हम नॉन वाइट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहें, यानी नॉन यूरोपियंस के ऊपर डिपेंडेंट रहें, हम एशिया पे डिपेंड नहीं होना चाहते। इसलिए उन्होंने चाइनीज़ इमिग्रेंट्स पर या नॉन वाइट
इमिग्रेंट्स के ऊपर बैन लगा दिया। 1974 में उन्होंने कहा कि जो डार्क पीपल है, इनको ये डर था कि डार्क पीपल साउथ एशिया से, साउथ एशिया नहीं, इंडिया, चाइना एंड ऑल, वहाँ से आएंगे माइग्रेट करके ऑस्ट्रेलिया में लार्ज नंबर में, और फिर यहाँ पर आकर के मतलब चीज़ों को करेंगे, जिसके कारण हमारी जो फोर्स है वो कम हो जाएगी। इसलिए नॉन वाइट्स को बाहर ही रखा गया। विंड ऑफ चेंज देखा जा सकता है जब 1968 में एक पर्सन थे जिनका नाम था WEH स्टैनर। उन्होंने एक लेक्चर दिया, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस। इट वाज अबाउट कि कैसे जो यूरोपियंस हैं वो ऑस्ट्रेलियंस की तरफ रिलक्टेंट है, उनकी इतिहास को नहीं बताना चाहते, उनके इतिहास को छुपाना चाहते हैं या भुलवा देना चाहते हैं। तो जब लोगों को ये पता चला कि अरे भाई, हम जिस लैंड पर रह रहे हैं वो तो इन्हीं का है, जो जिनकी हिस्ट्री को भुला देना ये लोग चाह रहे हैं। भाई इतनी अच्छी अच्छी इनके पास मतलब इनकी इतनी बड़ी कम्युनिटी, डाइवर्सिटी, डिस्टिंक्ट कल्चर, यूनिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड क्लाइमेट, यूनिक, मतलब जैसे हम लिटरेट है ना, वैसे ही नेचर और क्लाइमेट को समझते हैं। जितना हम पढ़ाई को समझते हैं वैसे ही नेचर और क्लाइमेट को समझते हैं। सेंस ऑफ कम्युनिटी, वास्ट बॉडी और स्टोरीज, टेक्सटाइल, पेंटिंग, कार्विंग स्किल्स, इतनी सारी चीज़ें इनके पास हैं। अगर हम इन्हें भुला देंगे तो हमारे पास क्या ही बचेगा कल्चर के नाम पे। हेनरी रेनॉल्ड ने इसे आर्टिकुलेट यानी इसे और बढ़िया तरीके से प्रदर्शित किया एक बुक में, वाई वरंट वी टोल्ड, यानी हमें क्यों नहीं बताया गया। ठीक है, इसके बाद इनमें इन्होंने ये ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री की कैप्टन कुक की डिस्कवरी के बारे में भी बताया। उसके बाद से जो लोग थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब नेटिव्स की तरफ उनका रुझान हो गया। यूनिवर्सिटी में भी जो कल्चरल गैलरीज, म्यूज़ियम्स वगैरह सेटअप किए गए कि नेटिव्स के बारे में लिखा जाए, पढ़ा जाए। नेटिव्स ने अपनी हिस्ट्री भी लिखनी शुरू करी बहुत अच्छे वे में। और ये क्रिटिकल टाइम था, इसमें इतने समय तक जब इनको इग्नोर किया गया, अब इन्हें अपने आप को दिखाने का मौका मिला। और यही कहा जा रहा था कि मल्टी कल्चरलिज्म आए, क्योंकि अगर कल्चर नहीं बचा तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर हमारे आने वाले लोगों को कुछ भी नहीं पता चलेगा कि पहले की सभ्यता कैसी थी। कितना कुछ सीखने को मिलता है। ह्यूमन राइट जैसी चीज़ें UNO में बात करनी शुरू हो गई इसके बारे में। ह्यूमन राइट में ये देखा गया कि यार जो बाकी कॉलोनीज़ थी, न्यूजीलैंड, USA, कनाडा जैसी, वहाँ पर तो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ज़मीनें उनसे छीनी गई। लेकिन जो हमारी ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर बिना कॉन्ट्रैक्ट के ही लोग आते थे, बिना किसी ट्रीटी के उनको अपनी लैंड से भगा देते थे। यानी कि उनके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं था कि कौन सी लैंड उनका है। इसके कारण वो लोग जो थे वो कभी भी क्लेम नहीं कर सकते थे कि ये हमारे ट्राइब का एरिया है, और ये बहुत गलत था। ठीक है, उनको ना पैसे दिए, ना कोई कागज़ कि वो कभी लड़ भी पाए अपने लिए कोर्ट में। ठीक है, इन लोगों को, इन ऑस्ट्रेलियंस को टेरा न्यूलीज कहा जाता था, यानी कि ये किसी के नहीं है, बिलोंग्स टू नोबडी, ये कहा जाता था गवर्नमेंट के द्वारा। इसलिए लोगों ने ये कहा कि उनको सेपरेट क्यों किया गया। और इवन ऐसा भी था कि मतलब एक तो देखो, लैंड ले ली गई, छीन ली गई बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट, बिना किसी ट्रीटी के। दूसरा, कुछ बच्चे थे जो मिक्स्ड ब्लड के थे, यानी कि मान लो कि एक तरफ से मदर जो है वो ऑस्ट्रेलियन है, फादर जो है वो यूरोपियन है, या फिर मदर यूरोपियन है, फादर ऑस्ट्रेलियन है। ऐसा कुछ भी होता, अगर मिक्स्ड ब्लड होता था तो ऐसे बच्चों को फोर्सबली कैप्चर करके सेपरेट कर दिया जाता था नेटिव रिलेटिव से। यानी कि बहुत गलत था, अपनी मम्मी से, अपनी जैसे लोगों से उन्हें अलग कर दिया जाता था। इन चीज़ों को देखते हुए बहुत बुरा माना गया। जो नेटिव्स थे उनकी हिस्ट्री को, मतलब उनकी लैंड को, सबसे पहले तो ये रिकॉग्नाइज़ करने का बात किया गया। एजिटेशन हुई, लोगों ने ये कहा कि ये डिसीजन लिया जाना चाहिए कि उनको उनकी ज़मीनें मिले। और दूसरा, जो बच्चे जिनको दूर कर दिया गया उनके फैमिली से, उनके लोगों से, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। तो ये इनजस्ट जो बच्चों के साथ हुआ, ये नहीं होना चाहिए। वाइट और कलर्ड के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दैट इज़ हाउ द चैप्टर एंड्स। और आपको पता ही कितने हारमोनियसली सब लोग आज रह रहे हैं। नाउ वी विल डू पाथ टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।